नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। एक देश एक कानून यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर के एक बार बहस फिर छिड़ती नजर आ रही है। दरअसल ये बहस छिड़ी किसको लेकर के, चुनाव में ये मुद्दा था और उत्तराखंड में धामी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा तेज हो गई और इसको लागू कराने के लिए एक पूरी तरीके से एक रोड मैप पर भी काम किया जाने लगा। पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विरोध के सुर भी तेज होते जा रहे हैं। अब देखिए ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किस तरीके से विरोध किया और राजनीतिक स्टंट दिया। विरोध किन बातों को लेकर के है और क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, पूरी पहले ये रिपोर्ट देखिए हमारी खास। भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे। जनता ने दूसरी बार केंद्र की सत्ता सौंपी तो उन वादों की डिलीवरी शुरू हुई। सबसे पहले ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, आर्टिकल 370 का खात्मा, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे वादे 2019 के बाद पूरे किए गए। वहीं 2024 में अगले टेस्ट से पहले बाकी बचे वादों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग भी तेजी से उठने लगी है। 3 तलाक 370 के बाद अब भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए 2024 का किला फतेह करना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज। शाह ने है ठाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को है लाना। ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 का खात्मा। अब की बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी, मुसलमान इसे कतई मंजूर नहीं करेगा। क्या लागू हो पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की उठती मांगों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो वह पूरी तरह असंवैधानिक होगा और मुसलमान इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस बातों की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और कोई भी हिंदुस्तानी जो इस मुल्क के संविधान पर भरोसा रखता है उसके लिए भी ये बात है कि ऐसे भी किसी भी कानून का जो हमारे यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी को ख़त्म करने वाला हो उसको उसके खिलाफ खड़े हों और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ज़रूर आ गया है। देखिए, हमारी सरकार जो है वो किसी भी तरीके की नकारात्मक चीज़ नहीं करेगी समाज के लिए। आज हम लगातार सबके साथ मिलकर सबके प्रयास से समाज को आगे ले जाने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहे हैं और जो भी फैसले सरकार लेती है वो जनता के हित के लिए लेती है, जनता के भलाई के लिए लेती है और ये भरोसा आम जनमानस में भी है कि हमारी सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसका मतलब है कि जनता का हित चाहती है। इसीलिए हमारे हर फैसले में, हमारे हर गाइडलाइन का सपोर्ट आम जनमानस करता है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद तेज हो चली है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है, लेकिन अमित शाह ने इशारों ही इशारों में अपना रुख साफ कर दिया है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इसका 2024 लोकसभा चुनाव में कितना फायदा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर के अभी शुरुआत हुई है, बात हुई है, लेकिन विरोध के सुर किस तरीके से लगातार तेज होते जा रहे हैं। किन बातों को लेकर के विरोध है, क्या है इसका प्रारूप और किन किन राज्यों में लागू हुआ है, पहले से लागू और किन किन पे चर्चा चल रही है, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध अगर हो रहा है तो किन किन बातों को लेकर के हो रहा है और उससे भी बड़ी बात कि उस विरोध को सरकार दूर कैसे करेगी, उन भ्रांतियों को सरकार दूर कैसे करेगी। अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। तो ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम कुरुक्षेत्र में आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के हुए जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद है गेस्ट शम्सी आजाद जी हैं, नेता बीजेपी। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
साथ ही साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मतीन खान जी भी हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कपीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैंने सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें सिविल कोड पर क्यों इतना संग्राम मचा है, विरोधियों के सुर भी और सरकार का अपना पक्ष है। शमसी आजाद जी, जब हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात करते हैं तो लगातार अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत अचानक क्यों आन पड़ी, क्यों यह मुद्दा इतना गर्मा गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करती है भारत समाचार। ये एकदम से उठाया नहीं गया है, इस पर काफ़ी समय से बहस चल रही थी और काफ़ी समय से पर विचार विमर्श भी किया जा रहा था। अन्य राज्यों में भी, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के पहले ही वादा किया था, और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, जिससे एक समान नागरिक का जो कानून है वो अच्छी तरीके से लागू हो सके। और विरोध का स्वर उठाना ये विपक्षियों की चाल है। कभी इन्होंने किसी अच्छे काम की तारीफ नहीं की। इनका काम है हमेशा किसी न किसी चीज़ में कमी निकालकर विरोधाभास करना। हम एक हैं और हिंदुस्तान जो है वो किसी के कानून से नहीं चलता, पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं चलता, ना किसी जमीयत उलमाए हिंद के कानून से चलता। हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान में आर्टिकल 44 में ये साफ साफ अनुच्छेद में यह है कि कॉमन सिविल कोड अगर ज़रूरी है हिंदुस्तान में तो लागू किया जा सकता है। हमने धारा 370 भी लागू किया, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन बाद में सभी ने सहमति जताई। अभी हाल में जो बहुत ही ताज़ा केस आप देखेंगे, लाउड स्पीकर का मामला, तो लाउड स्पीकर के मामले में आप देखेंगे कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दी गई, और 20,000 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, चर्च भी है। सभी लोगों ने खुद से स्वेच्छा से अपने वॉल्यूम को कम किया, सुप्रीम कोर्ट का जो मानक था उससे भी कम किया, और उसके बाद आप ये देखें कि लोगों ने प्रशंसा की और आसपास के लोगों ने उसका स्वागत किया। और आज वही लोग कह रहे हैं कि हमारा वातावरण काफ़ी शुद्ध है, हमको जो परेशानी हो रही थी उस परेशानी से निजात पाए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज़ को लाने की कोशिश कर रही है तो आप यकीन जानिए समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कॉमन सिविल कोड आकर रहेगा। चाहे इस पर विपक्ष इसको मुद्दा बनाए, चाहे यह कहे कि 2024 का शगुफा है, जो चाहे कह ले। नहीं, मुझे लगता है कि मुद्दा बनेगा नहीं। मुद्दा तब बनेगा जब आप लोग विपक्ष को ठीक तरीके से समझा लेंगे। सीधी सी बात है कि इसकी अगर जो खामियां हैं वो आप गिना लेंगे तो आप विपक्ष अगर समझदार होता आलोक जी, अभी आपने देखा कि माइक की आवाज पर किस तरीके से विपक्ष अपना एक साथ हो गया था सारा विपक्ष, लेकिन हुआ क्या, आखिर में वही विपक्ष सामने आकर तारीफ नहीं करेगा क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन पीठ पीछे वही लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। जी चलिए, अच्छा हो हल्ला हो शोर हो, उससे पहले मैं आज कुछ चीजों को समझूं क्योंकि मुद्दा ऐसा है। मैं कपीश जी आपके पास आ रहा हूं। कपीश जी, मेरा जो पहला सवाल है ना, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं है, ये एक वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में है। जरा आपसे मैं समझूंगा कि विरोध अगर हो रहा है तो किस बात को लेकर के हो रहा है और आप पक्ष में है या विपक्ष में, जरा सबसे पहले इसको जरा समझा दीजिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मैं विधि के साथ खेल नहीं कर सकता। दो चीजें। अब मैं ये कहता हूं कि जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 4, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसके अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई कि सरकारें प्रयत्न करेंगी कि एक तहसील व्यक्तिगत विधियां लागू हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बात प्रावधान किया गया है कि कोशिश करेंगी, क्या मतलब ये होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानते हुए रेफरेंडम कराएंगी, क्योंकि ये विविध भाषा, विविध वेशभूषा, विविध जाति, विविध धर्मों का मिलाकर के देश है। ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ तानाशाही नहीं हो सकती। और जहां तक कानून बनाने की प्रक्रिया है तो वो एकदम ये स्पष्ट है कि जो भी विधि पढ़ा है वो जानता है कि कानूनी रीति रिवाज, न्यायसर्गिक अधिकार, ये सारी चीजों को लेते हुए तब कानून बनता है। और कानून दो तरह के होता है, एक सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। तो ये जो सामान्य नागरिक संहिता है, जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत विधियां आएंगी, व्यक्तिगत विधियां का मतलब ये होता है कि उत्तराधिकार,
और उसके विवाह से संबंधित, उसके विवाह विच्छेद से संबंधित, दत्तक भरण पोषण से संबंधित, इसको व्यक्तिगत लॉ कहते हैं, जो कि अभी अलग अलग है। हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। तो मैं एक बात को यह कहता हूं कि जब इन व्यक्तिगत विधियों को समाप्त करना है तो आपको जनता के बीच में, धर्मगुरुओं के बीच में, जातियों के नेतृत्व करने वालों के बीच में आपको रेफरेंडम कराना पड़ेगा। और अगर वास्तव में आप नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं तो पहले आप कोड का एक प्रावधान बनाएं, एक प्रस्ताव बनाएं और उसको भारत के मंच पर रखें डिस्कशन के लिए, क्योंकि बिना रेफरेंडम के आप नागरिक संहिता लागू नहीं कर सकते। जी चलिए, वो सरकार के एजेंडे में है और लगातार सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन हम एक जरूर, हमने सभी धर्मों के लोगों को आज बुलाया है, उनकी अपनी क्या कुछ मंशा, और ये बात भी मुझे लगता है कि सरकार तक जाएगी। मतीन जी, आपने सुना जिस तरीके से, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि विरोध अगर है तो किस बात को लेकर के आप लोगों का विरोध है? देखिए, ये संविधान के विपरीत है। ये पहली बात। 167 से ज्यादा पर्सनल लॉज हैं भारत के अंदर। इस देश की खूबसूरती ये फ्रांस और अमेरिका नहीं है कि वहाँ सिर्फ ईसाई बाहुल क्षेत्र है और ईसाई बाहुल हुक्मरां है, वहाँ पर उनका जो है कॉमन सिविल कोड है। यहाँ पर 500 से ज्यादा रियासतें थी, उन सब रियासतों के, उनके सारे के हुकूक को एक में करके इसको भारत का बनाया गया था। और उसमें यह था कि जिसके जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, जो जिसके पर्सनल लॉज हैं, उसकी हिफाजत की जाएगी। ये है, ये ऐसा नहीं है कि ये आज जिस अंदाज में काम हो रहा है साहब, हिटलर शाही कानून नाफिज कर दिया जाएगा साहब, कॉमन सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। कॉमन सिविल कोड ये फ्रांस नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे अनेकता में ही एकता है। इस भारत की खूबसूरती ही तमाम रंग और रूप और तमाम तरह के लोगों के धर्मों का रहना, खाना, पीना, कपड़ा, लिबास, चाल ढाल, रहना और उसकी वेशभूषा, उसका हर चीज बिल्कुल अलग अलग है। हर 100-200 किलोमीटर की दूरी पे आप जाइएगा, पानी का टेस्ट बदल जाएगा। ये सब जो चीजें आप समझा रहे, बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रेम और सद्भावना की बात कर रहे हैं। जब बराबरी की बात होती है, सुनिएगा मतीन जी, तब आप लोग संविधान की दुहाई देते हैं, भाई देश संविधान से चलता है। और जब किसी कानून के नियम की बात होती है तब आप लोग शरीयत का हवाला देते हैं। ये इतना दोयम दर्जा का व्यवहार क्यों भाई? संविधान की बात करना। हाँ आलोक जी, हम संविधान का पालन करें तो हम दोयम दर्जे के हो जाएं। वाह जी, संविधान की बात आप अपने हिसाब से करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। मेरा सवाल सुनिए, इसलिए मैंने सवाल किया, सवाल के बदले में सवाल मत खड़ा करिए मतीन जी। भारत के संविधान को हम सवाल के बदले सवाल नहीं, हम कह रहे भारत का संविधान हम फॉलो करें तो हम दोयम दर्जे के नागरिक जी। वाह वाह वाह। तो आप संविधान की बात कर ही कह रहे हैं, आप तो पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप शरीयत की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे काउंटर सवाल करना पड़ा। क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान नहीं है जी। संविधान ही नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए हैं जी। बहुत बढ़िया, बस यही मैं आपसे चाह रहा था कि अपनी सहूलियत के हिसाब से शिशिर जी, जब तलाक की बात होती है तब आप शरीयत का हवाला देते हैं, तब आप पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे है उनके अधिकारों की बात करते हैं। जब बराबरी की बात होती है, जब वैक्सीन की बात होती है, जब शिक्षा का अधिकार की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, तब आप संविधान की बात करते हैं। यानी कि सब चीजें अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते हैं शिशिर जी। शिक्षा का अधिकार और वैक्सीन को किसने अपोज किया है? जी जी, वो आप जानिए, सबसे ज्यादा आप लोगों ने शुरुआत में किया था जी। शिशिर जी, सब लोग अपने हिसाब से करेंगे तो फिर हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के कैसे यहाँ पर बता रहे हैं? एक तरह से आलोक जी बता दीजिए, जहाँ पे किसी भी मुसलमान ने या किसी माइनॉरिटी ने वैक्सीनेशन का विरोध किया हो, बता दीजिए आलोक जी। कपिल जी के नेताजी ने किया था। सुनिए मतीन भाई, आप तो बात बता रहे कि चैनल पे आएंगे तो टोपी लगा के आएंगे, जब लोग याद करने आएंगे तो टोपी घर पे रख के जी टी-शर्ट में आ जाएंगे। तो ये अब देश में चलने वाला नहीं है। खैर, आते मुद्दे पे, 370 जब हटाया गया, राम मंदिर का मामला आया, 3 तलाक आया, तो
कहा गया संविधान और कानून, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया खून की नदियां बह जाएंगी, वो कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे तो मुनव्वर आड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चले आएंगे, अपने घर में हुसैनगंज में लेटे हुए हैं। तो ये सब बातें जो भड़काए हुए जहरीली जबान वाली सब समाप्त हो गई हैं। अब देश में मोदी जी और यहाँ प्रदेश में योगी जी हैं और डंडा बहुत बढ़िया तरीके चलाते हैं और वह बुलडोजर बहुत बढ़िया चलता है। तो जो बोले उसको संविधान के अनुसार बोले और गड़बड़ दे। देखिए अब दाढ़ी सफेद और काली में बीच में फर्क हो गया, थोड़ा सा संभल के बोलिए, हमारा सामना नहीं कर पाओगे। शांत रहो, शांत रहो। अब ये बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संवैधानिक संस्था है? ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ की क्यों सुन रहे हैं? इस पे डिबेट ही बेकार हुई। ये एक एनजीओ है, देश की सरकार से एक एनजीओ लड़ेगा? ये बताइए, पूरे भारत के तमाम मुसलमान। देखिए आप बताइए, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड क्या है? मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? क्या ये एक एनजीओ है? एनजीओ, इसकी हैसियत केवल एनजीओ भर की है। टोपी पहन के और टोपी पहनाने का काम देश में बहुत 70 साल कर लिए। अब टोपी तो चलेगी नहीं, मौलाना सुन लो। और मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की विचारधारा जो कहती थी हिंदुओं का कत्ले आम करेंगे, डायरेक्ट एक्शन करेंगे, चलेगा जिन्ना के साथ जिन्ना वाले। ठीक है, अब इस देश में रहना होगा तो जो सबको साथ में लेकर चलना होगा। जब पानी, जब सूरज, जब चंदा, पेड़, पत्ती, फल फूल सब जाति और धर्म भेदभाव नहीं करते तो कानून भी ऐसा ही होना चाहिए, सबके साथ समानता का फर्क होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने आपको दिखा दिया कि कितने प्यार से पूरे देश में लाउड स्पीकर बवाल चल रहा था, कितने प्यार से पूरी ताकत के साथ उन्होंने दिखा दिया प्यार, और सबको साथ लेके, सबको मुस्लिम धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु, सारे हिंदू धर्म सबको बैठा के और प्यार से कह दिया कि भैया लाउड स्पीकर उतार लो। कितने प्यार से सबने मान लिया। लेकिन आप लोग के जैसे कुछ लोग जो आधा % भी नहीं है जहरीली जबान बोलने वाले, उनको बुलडोजर की शायद जरूरत है। वो बुलडोजर आएगा बहुत जल्दी अगर आप लोग इस तरह के जवान बोलते रहे। देश संविधान चलेगा, आपके और हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हुए। बड़ी बात ये कि मतीन जी आप शरीयत की तुलना संविधान से वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। करिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एनजीओ से आप तुलना मत करिए। ठीक है, मैं आपको याद होगा कपिल जी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन को लेकर के नहीं, ऐसे तो शिवपाल यादव जी ने समान नागरिक संहिता की बात की थी, इस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, मैं डॉक्टर संदीप जी के पास आ रहा हूं। संदीप जी सुनिए, आ रहा हूं। मतीन जी जरा सुनने का भी मादा रखिए, मतीन जी सुनने का भी मादा रखिए। सुनिए, सुशील चतुर्वेदी भी है, कपिल जी भी है, सारा नाम इन्हीं का है। जी सुनिए डॉक्टर संदीप जी, कुल मिलाकर के जब हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात कर रहे हैं, यूसीसी मुस्लिम विरोधी है, सिविल कोड पर जो संग्राम मचा हुआ अभी तो एक शुरुआती स्टेज में है, क्यों आखिर विरोध हो रहा है इसका? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से विरोध करने वालों को किस तरीके से अब समझने की जरूरत है, या सरकार को अब किस तरीके से समझाने की जरूरत है? डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी। देखिए आलोक जी, सरकार ने तो बता दिया है और उत्तराखंड की सरकार ने इस पे फर्स्ट कैबिनेट भी कर दी है। तो ये जो बात सारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई किसी एनजीओ से देश नहीं चलने वाला है, देश चलेगा संविधान से। और अगर देश के इनके जो लोग ये लोग कह रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, अगर इनकी हुकूमत होती इस देश में तो आप समझ सकते थे कि देश किस तरफ जाता। लेकिन अगर देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि अगर एक देश है तो एक कानून लागू होना चाहिए, तो इस पे विरोध इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और अगर विरोध इनको करना है तो जाके उसकी जो तरीके हैं उसको करे। भाई लाउड स्पीकर पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपको इस आधार पर अपने लाउड स्पीकर हटा लेना चाहिए। उस पे सारे धर्म गुरुओं से बात हुई और उसके बाद देखिए आप लगातार उस पे कार्यवाही चल रही है। तो योगी और मोदी का विरोध करना इनके बस की बात नहीं है। जो अगर उनको एक्सेप्टेंस है, पूरे देश का विश्वास मोदी और योगी के साथ है, उत्तर प्रदेश का विश्वास अगर योगी जी के साथ है, तो वो विश्वास दिख रहा है। इनके चिल्लाने और भड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर समान नागरिक संहिता इस देश के लिए अनिवार्य है तो वो लागू होके रहेगी। ये चाहे जितना चीखे, चाहे जितना चिल्लाएं, इनके चीखने चिल्लाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो हमारी देश की संसद है वो इस पे कानून बनाकर इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। आपको एक बात बताना चाहता हूं बीच में
हिंदू महासभा ने इस बात को आजादी के पहले उठाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो रहे, उन्होंने एक निशान एक विधान एक प्रधान का नारा दिया था। आज देश उसी पे बढ़ रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये आजादी के पहले की बात है। अब उसी बात को लेकर देश की संसद भी आगे बढ़ रही है और कानून जल्द से जल्द इस देश में आ जाएगा। जी शमसी आजाद जी, जब कानून को लेकर के बात चल रही है, लोग जो विरोध कर रहे हैं और विपक्ष जो विरोध कर रहा है, तो इसको सरकार कैसे समझाएगी? अब सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि एक रोड मैप तैयार करना होगा, बताना होगा कि ये नुकसान है, ये नफा नुकसान बताने होंगे। ये अब सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सवाल मैंने शमसी आजाद जी इसलिए करा क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर के हम लोग देख चुके हैं इसका आखिर क्या हुआ है। आलोक जी देखिए, सरकार बहुत बड़ी है और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो इस वक्त हिंदुस्तान को चला रही है। अभी हमारे मित्र ने बताया कि ये हिंदुस्तान जो है ये संविधान से चलता है, किसी पर्सनल लॉ 167 पर्सनल लॉ बोर्ड इन्होंने बताया कि 167 पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 167 पर हमारा एक जो है संविधान भारी है। तो उसी तरीके से जब कानून हम बनाएंगे, अभी चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तब तक किसी भी चीज़ पर अमल नहीं करती जब तक कि अंदरूनी पूरी ज़मीनी सतह पर बैठक न कर ले। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के हमारे यहाँ मंत्रणा होती है, विचार विमर्श होते हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से बात होती है, सभी धर्मों के लोगों से बात होती है, सभी धर्म गुरुओं से बात होती है, जनता के बीच में जाकर हम इस बात को तय करते हैं। जब जनता की हमको सहमति मिल जाती है, उसके बाद हमको विपक्ष का ज़रा भी ख्याल नहीं रहता, क्योंकि विपक्ष का काम है कि हमेशा हो अल्लाह करना। और ये मतीन खान हो, चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, इनकी रोजी रोटी ही इसी से चलती है कि देश में जो कुछ भी अच्छा काम किया जाएगा, अगर ये विवाद न खड़ा करे तो आप कैसे कह सकते हैं विपक्ष को लेकर के? भाई आप तो खुद ही कहते हैं हम विपक्ष को साथ लेकर के चलेंगे। नहीं, विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो विपक्ष विकास के अगर मार्ग में रोड़ा बंद कराएगा तो हम उसको दरकिनार भी कर देंगे। हम साथ में लेकर चलने का मतलब है कि विपक्ष भी हमारा काम करे। लाउड स्पीकर का जैसा था, ट्रिपल तलाक का था, धारा 370 का था, राम मंदिर का था, किसी एक मुद्दे पर भी, अभी हाल में जो है वैक्सीन का मैटर भी था, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा इस पे हो हल्ला मचाया था, लेकिन बाद में इन्हीं के नेता जाकर वैक्सीन लगवा लेते हैं और बाद में शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वैक्सीन न लगी होती तो हम भी कोरोना की चपेट में आते। विपक्ष को साथ में लेकर चलने का मतलब ये है कि हमारा नारा है सबका साथ। अच्छा संदीप जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है तो ऐसे में विपक्ष की भी कहीं ना कहीं एक सार्थक भूमिका होनी चाहिए। तो विपक्ष सार्थक भूमिका निभा कहाँ रहा है? जो मतीन जी ने कहा या हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि धारा 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण तक जितने भी इस देश में कानून नियम कोर्ट कह रहा है, कोर्ट के अनुपालन की बात की जा रही है, कोर्ट के नियमों के अनुपालन की बात की जा रही है, उसके बाद भी विपक्ष जो है वो नकारात्मक है और उसका रिजल्ट उसको मिलता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस से मुक्त हो रहा है भारत, और कुछ दिनों में इस पार्टी के हो सकता है कि एक सांसद भी संसद में न पहुंचे। तो अगर इस तरह का विरोध, और मुलायम सिंह की स्थिति आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या हो रही है कि उनके घर में ही भगदड़ मची हुई है कि चाचा रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन रहेगा, आजम खान कहाँ रहेंगे। तो जब इनकी पार्टी अपने आप से संभल नहीं पा रही है तो देश को एक ऐसा सशक्त मजबूत दावेदार चाहिए जो देश को प्रगतिशील मुद्दों पर आगे ले जा सके। उस मुद्दे पर अगर आपको ये लगता है कि आप इन तकियानुसी बातों को लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे और जनता आपको समर्थन दे देगी, तो ये विश्वास और ये जो आपने पाल रखा है कि नहीं हमको समर्थन मिलेगा, तो उसका खामियाजा आपने अभी लास्ट वाले इलेक्शन में देख लिया है। और अभी आने वाले कुछ राज्यों में और चुनाव होने हैं, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि योगी, मोदी और जो भी बीजेपी के लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से अपने संगठन के साथ अपनी जो भारत के लिए सकारात्मक होगा, जो भारत के लिए हित में होगा, उस पर ये सरकार काम करेगी, चाहे वो राज्य की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो। आताताइयों को इस राज्य या इस देश में अब संरक्षण नहीं मिलेगा। मतीन जी, आपने सुना डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने सबसे ऊपर रख करके देश हित की बात की है। आप भी देश हित की बात करिए। मुझे लगता है कि एक टिप्पणी आप भी दे दीजिए जल्दी से मतीन जी। मैं तो देश हित की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। संविधान ने जो हमें उसकी बात करता हूँ मैं। संविधान ने जो हमारे जो स्वतंत्रता की आजादी जो संविधान ने दी है, जो मजहब में चलने की आजादी संविधान ने दी है, उसकी बात कर रहा हूँ। इस देश के अंदर 167 पर्सनल लॉज हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु के अंदर सगी भांजी से शादी करने का एक रस्म है,
और उस रस्म के हिसाब से लोग शादियां करते हैं। तभी तो हमने कहा कि ऐसी सब बहुत के सी सहूलियत जगहें के हैं हिसाब से जहाँ पर शादी भी 18 बच्चे वाले पर्सनल लॉ बोर्ड से देश चलेगा, ये पूछे ना इनसे। यही मैंने सवाल किया था। मतीन खां, आप जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर राष्ट्र हित की बात हो रही है तो क्या आप राष्ट्र के ऊपर हैं, देश के ऊपर है? आपका पर्सनल लॉ बोर्ड जो है देश के संविधान के ऊपर है। सरकार का मुद्दा ही एक मुद्दा है। पर्सनल लॉ बोर्ड 167 आपने बताया, संविधान से चलेंगे, संविधान ने इजाजत दी है कि वो आप देश के अपने ऊपर है। कौन से मजहब पे ये चलेंगे, किस हिंदुस्तान है तरह और से पूजा हिंदुस्तान में भारतीय पद्धति का जनता इस्तेमाल पार्टी की करेंगे, सरकार है और उसी तरह से प्रोफेसर साहब ने करते बता रहेंगे। दिया उसे कि अब एतबार से काम बताइयों कि करना यहाँ पर पड़ेगा कुछ नहीं चलने वाला है। और किसी देश की संविधान से डिक्टेटरशिप, चलेगा, किसी की गुंडा राज संविधान नहीं जो चलेगा। जाएगा रहेंगे तो 4 दिन में यहाँ शांत हो जाएंगे। संविधान से आप चलेगा। कट्टरपंथी होने का सबूत न दें यहाँ पर। इनको कि हम आप अपने कट्टरपंथी होने का मजहबी सबूत तशक्कुस दो के यहाँ साथ पर। हम कानून मजहबी सुप्रीम कोर्ट इनका का इलाज भारतीय योगी जी जनता के पास पार्टी है, वो इलाज काम योगी शुरू किया का है। है इनका। तो आप जैन- यकीन जैन जाने के हिसाब कि से बहुत रहेंगे, जल्द बहुत इसको लोकसभा और बहुत राज्यसभा में हिसाब पारित से कराकर रहेंगे। इसको चलिए, अमल में सरकार लाया लगातार जाएगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, पूरा इस पर एक रोड मैप तैयार कर रही है। कपीश जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब उत्तराखंड में इसका उदाहरण आया सामने, मैं कपीश जी की जरा पहले टिप्पणी ले लूं एक बार। कपीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है? अरे भाई एकदम मछली बाजार बना करके रखा हुआ है। कपीश जी, आपको 10 आवाज आ लोगों रही की है आवाज से इकट्ठा आ रही है जी? कपीश जी, अब ये और बताइए ईगो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम बोल ही नहीं पा रहे। कपीश जी, अब आपको इसीलिए मैंने कहा कि कपीश जी आपको आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से अब मेरी? मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, हाँ आपकी बात मैंने सुन ली जी। संदीप श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं ये पत्रकारिता के हद के बाहर है। ये तो भाजपा के प्रवक्ता बन करके बैठे हुए और इन्होंने अनुच्छेद 44 पे कोई बात नहीं रखी, उस रेफरेंडम की कोई बात नहीं रखी जिसकी बात ये संविधान करता है। और मैं एक बात बता दूं कि हिंदू विधि के अंदर भी 2 शाखाएं हैं, एक दया भाग है, दूसरी मिताक्षरा है। एक पितृ सत्तात्मक है, दूसरी मातृ सत्तात्मक है। एक केरला में मामा और भांजी की शादी को बेस्ट शादी मानती है और दूसरी कहती है कि पिता की तरफ से 7 और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के बीच सहोदर माना जाएगा और विवाह शून्य होगा। तो आप कम से कम ऐसे लोगों को बैठाइए जो कानून पे चर्चा कर आप सके। उस पर सवाल मत उठाइए। आपकी अपनी पार्टी ने शिवपाल यादव की बात करें, उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। आप किसी पर सवाल मत करिए, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी कपीश जी, मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको कानून की पेचीदगियों को भी समझा मैंने जी। आपका ज्ञान तो जी इसी से समझ में आ जाता है। अपने नेता आपके ज्ञान पर भी सवाल उठने लगे हैं जी। शिशिर जी, देखिए कपीश भाई, आपका ज्ञान तो इतना ज्यादा है कि आपके जो नेता हैं अखिलेश जी, उन्होंने अपने पिता को उन्हीं के दल से निकाल के बाहर करके फोटो डाल दी, जीते जी फोटो डाल दी। तो ऐसी पार्टी की बात आप कर रहे हैं जो संविधान और कानून के साथ जब सरकार में आते तो कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते, उर्दू को द्वितीय राज्य घोषित करते, सारा हज हाउस बनवाते, सारी चिंता आपकी मुसलमानों के प्रति होती है। देश के यहाँ योगी जी और मोदी जी पूरे देश की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसीलिए समझते जा रहे हैं। चलिए, सवाल ये नहीं, अपर्णा यादव जी कही जा रही है, शिवपाल जी कही जा रहे हैं, रामगोपाल जी कही जा रहे हैं। चलिए, सवाल ये किसको तकलीफ हो रही है, किसको नहीं हो रही है? पूरा देश में बदल रहा है माहौल और सिविल कोड पर आखिर संग्राम क्यों है जी? कुल मिलाकर के जब सरकार इसको ला रही है, सरकार का साफ तौर पर इस बात को लेकर के कहना है कि वो सब जनहित में लेकर के आ रही है, आम लोगों के लिए सबको साथ लेकर के चल रही। तो लोगों को जो विरोध कर रहे हैं उनको क्यों नहीं यकीन हो पा रहा है, क्यों आखिर विरोध की सुर इतना तेज होते जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कुरुक्षेत्र जारी है।